हम इस वीडियो में फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे दैट व्हाट इज फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या होता है, हम उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें उसके बारे में जानना इतना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में सामंतवाद कहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, मतलब सामंतवाद को हम एक जनरल वे में कैसे समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट वीडियो इज व्हाट इज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म है क्या, एक जनरली। अभी हम यहाँ ना तो डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, ना उसका मेन अंदर कंसेप्ट क्या है, कैसे हुआ, क्या था, ये सब नहीं जान रहे। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या है। एक जनरल टर्म में हम फ्यूडलिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म वाज अ सिस्टम, फ्यूडलिज्म एक तरीके का सिस्टम था in which people were given land and protection by people of higher rank। मतलब जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो नीचे तबके के लोगों को क्या देते हैं? लैंड देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। और रिटर्न में वो लोग जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हायर रैंक से नीचे के लोग हैं, वो रिटर्न में क्या देते हैं? वो लोग क्या करते हैं? एंड वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। हु वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न? जो हायर रैंक से नीचे के लोग हैं, जिनको हायर रैंक वालों ने लैंड और प्रोटेक्शन दिया है, वो उनको रिटर्न में काम करेंगे उनके लिए और उनके लिए लड़ेंगे। क्योंकि लड़ाइयाँ चलती रहती है, एक किंग नहीं है, एक हायर रैंक पे कोई पर्सन नहीं है, बहुत सारे हायर रैंक पे पर्सन है, उनके अंदर कुछ एरिया आता है, तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं अपने एरिया के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए, दूसरे एरिया पर कब्जा करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है? उनको लोग चाहिए जो उनके लिए लड़ सके। तो अब आप अगर कोई पर्सन आपके लिए लड़ रहा है तो आपको उसको कुछ देना भी पड़ेगा। तो जो ये हायर रैंक के लोग होते हैं, ये अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए कुछ लोगों को, अपने नीचे के तबके के लोगों को लैंड और प्रोटेक्शन देते हैं, और वो लोग उनके लिए बदले में काम करते हैं और हर तरीके की सुविधा उनके लिए प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए लड़ते भी हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड द वैसल। लॉर्ड क्या देता है रिटर्न में? क्या देता है वैसल को? मिलिट्री प्रोटेक्शन, लीगल डिफेंस, सस्टेनेंस। और वैसल लॉर्ड को क्या देता है? मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप। ये है फ्यूडल रिलेशन। ये होता है हायर रैंक और उनके नीचे वाले तबकों के बीच के रिलेशनशिप। क्या है? वो आपको लैंड और प्रोटेक्शन देंगे और आप उनके लिए काम करोगे, इकोनॉमिक एड दोगे, लड़ोगे। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूडलिज्म, यूरोप में जो फ्यूडलिज्म था वो किस तरीके का था। यूरोप में ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको इसकी जो जड़ नज़र आएगी वो फ्यूडलिज्म की कैसे, क्या उसका जो सबसे उभरता हुआ रूप, सबसे बड़ा रूप जो आपको दिखेगा वो यूरोप में दिखेगा। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज में फ्यूडलिज्म मेडाइवल पीरियड में एग्जिस्ट करता था। ये एक पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी, उसका सिस्टम था, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था। इसी फ्यूडलिज्म के बेस पे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम वर्क करता था। ये स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 11th और 12th सेंचुरी, और ये 14th और 15th सेंचुरी तक आते आते ये खत्म हो जाता है इन यूरोप। ठीक है, यूरोप का पढ़ेंगे क्योंकि यूरोप में ही ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली। ये सिस्टम सबसे प्रोमिनेंट वे में अगर कहीं देखने के लिए मिला तो वो यूरोप में देखने के लिए मिला, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। अगर आपको फ्यूडलिज्म का ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर कहीं समझ में आएगा तो वो यूरोप के ही फ्यूडलिज्म के थ्रू समझ में आएगा। तो हम इसमें वही का फ्यूडलिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। हमने जनरल कंसेप्ट समझा कि फ्यूडलिज्म एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन अब हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है डेफिनेशन? अ सोशल सिस्टम एक तरीके का सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सोशल रिलेशन आपको ज़्यादा पता चल रहा है कि हायर रैंक का उसके नीचे के तबके के साथ कैसा रिलेशन है। तो सोशल रिलेशन आपको ज़्यादा दर्शा रहा है। बट सोशल सिस्टम जो है ये आपको पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा। जैसे एक हर किसी कोई भी, अगर आप
आप डेमोक्रेसी ले सकते हैं। डेमोक्रेसी में आपका सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबकी सोसाइटी है, लेकिन यही सोसाइटी जो है आपके पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है, आपकी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है। सोशल सिस्टम में कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई माइनॉरिटी है, कोई मेजॉरिटी है, और यही सारी चीजें, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, पुअर, रिच, ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है, और दूसरी तरीके से आपकी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, माइनॉरिटीज के लिए अलग होंगी, मेजॉरिटीज के लिए अलग होंगी, पुअर्स के लिए अलग होंगी, अमीर लोगों के लिए अलग होंगी, ठीक है। पॉलिटिक्स में वही हो गया, पॉलिटिक्स फिर लोग अपना अपना तबका चुनेंगे कि हमें माइनॉरिटी के लिए लड़ना है या मेजॉरिटी के बेस पे लड़ना है। तो ये सारी चीजें, सोशल सिस्टम हमेशा आपके पॉलिटिक्स और बाकी सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। तो फ्यूडलिज्म क्या है, एक सोशल सिस्टम है जो कि यूरोप में हमें देखने के लिए मिलता है कब, मिडाइवल पीरियड में, in which people worked and fought for nobles who gave them protection in the use of land in return। तो क्या करते हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो नोबल्स हैं, उनके लिए जो नीचे तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, और राजाओं से और लोगों के सेनाओं से, और बदले में वो ऊंचे तबके के लोग क्या करते हैं, उन नीचे तबके के लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं और उनको लैंड देते हैं, ताकि वो उसको उपजाऊ बना सके, और उससे जो फसल उगेगी वो ना ही से वो अपने यूज के लिए, जो नीचे तबके अपने यूज के लिए भी करेंगे, और ज्यादा अमाउंट की जो चीजें होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, ऊंचे तबके के लोगों के पास चली जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है फ्यूडल सोसाइटी इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ फ्रांस, जर्मनी, ये सारे एरियाज आते हैं। हम वेस्टर्न यूरोप में की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फेज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ ये स्ट्रांगली स्टेब्लिश्ड एज अ सोशल सिस्टम, यहाँ वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली स्टेब्लिश हुआ था फ्यूडलिज्म, और लंबे टाइम तक आपको इसका असर उनकी सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम पे देखने के लिए मिलता है। तो कैसा है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, सबसे नीचे पीजेंट्स हैं और सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्स हैं, फिर नोबल्स हैं, फिर के सबसे ऊपर किंग है। ये हर एरिया के, यूरोप के हर एरिया में इस तरीके का छोटे छोटे लैंड होंगे, जिसके ऊपर किंग होगा, किंग के नीचे सारे लोग होंगे, किंग उन सबको क्या देगा, लैंड और प्रोटेक्शन देगा और नीचे तबके के लोग उसके लिए काम करेंगे। अभी और हम इस डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो दिस सोसाइटी डेवलप्ड इनटू हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है, जिसमें एक ऑर्डर होगा जिसमें सबसे ऊपर कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, फिर उसके नीचे कोई होगा, ठीक है। ये आपका हायरार्किकल ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप पिरामिड फॉर्म में भी शो कर सकते हो, इन विच एवरी पर्सन वॉज असाइंड अ प्लेस अकॉर्डिंग टू अ ग्रेडेड ऑर्डर। ग्रेडेड ऑर्डर की अगर आप बात करते हो तो आप क्लास देख सकते हो, आप फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होगा उसका लेवल ऊंचा होगा, वो फर्स्ट क्लास के बच्चे से काम करवा सकता है, सेकंड क्लास के बच्चे से काम करा सकता है। दैट मीन्स वो पिरामिड में सबसे ऊंचा है, उसकी पावर बहुत है, उसकी नॉलेज बहुत है। तो वो ग्रेडेड ऑर्डर में अगर ग्रेड देखे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो वो 10th ग्रेड में है, उसका पावर बहुत है, उसके पास नॉलेज बहुत है, तो वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के बच्चे से काम करवा सकता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बच्चा क्या है, अभी वो उसे उतनी समझ नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले के लिए काम करेगा, और ऊपर वाला 10th ग्रेड का बच्चा उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया। तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है कि सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर से, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। दिस इज नोन एज हायरार्किकल ऑर्डर। नाउ द किंग स्टूड एट द टॉप ऑफ द हायरार्किकल ऑर्डर। तो सबसे ऊंचा पद किसका है इस हायरार्किकल ऑर्डर में, सबसे ऊंचा पद है राजा का, किंग का। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम फ्यूडलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, हम और इसके बारे में जानते हैं कि और क्या क्या फीचर्स है इस फ्यूडलिज्म इन यूरोप। जो हम यूरोप में फ्यूडलिज्म देखते हैं उसके और क्या फीचर्स है, हमने पढ़ा कि भाई किंग सबसे ऊंचे लेवल पे है। अब किंग का क्या रोल है, किंग बेस्टोर्ड लैंड, मतलब वो लैंड को देता है एज अ गिफ्ट, ठीक है, एज अ गिफ्ट समझ लीजिए। बट यहाँ पर क्या है, वो दे रहा है काम करने के लिए उस पे। किसको देता है वो लैंड, अपना जो लैंड को क्या कहते हैं, फीफ और एस्टेट, ठीक है। उस लैंड को वो देता है सबॉर्डिनेट्स को, ऑन अ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स क्या है, जो मेरे से नीचे हैं, मतलब मेरे सबॉर्डिनेट है, मेरे नीचे काम करते हैं। तो किंग के नीचे जितने लोग काम करेंगे उनको वो क्या दे देगा, उनको वो देगा लैंड। एंड उनको हम क्या कहते हैं, जो किंग के नीचे होता है उनको हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। फिर
दे देमसेल्व्स बेस्टोड अ पोर्शन ऑफ फीफ टू द लेसर लॉर्ड। और फिर यही फ्यूडल लॉर्ड जो किंग के नीचे हैं, किंग के सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने नीचे जो हैं लेसर लॉर्ड्स जो हैं उनको वो उसमें से कुछ लैंड दे देंगे उन पे वर्क करने के लिए। तो अब ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, जब किंग फ्यूडल लॉर्ड को देगा तो फ्यूडल लॉर्ड उस पे काम करेगा, ठीक है, अब बदले में किंग उसको प्रोटेक्शन देगा। अब यही काम जब फ्यूडल लॉर्ड नीचे अपने नीचे के साथ करता है तो वही रिलेशनशिप अगेन डेवलप हो जाता है कि वो अब फ्यूडल लॉर्ड उस पे काम ना करके उसके नीचे के तबके का लोग बंदा काम करेगा, और वो फ्यूडल लॉर्ड क्या है उस लेसर लॉर्ड को प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप चलता रहता है, इसी तरीके से हायरार्की चलती है। नाउ दीज ग्रांट्स वर कंडीशनल एंड वर गिवन इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस और अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस। ये ग्रांट्स क्या है, किसी एक कंडीशन पे बेस्ड है। ये ग्रांट का पीछे का एक रीजन है, वो रीजन क्या है कि भाई आप हमारे लिए लड़ोगे, ठीक है, आप हमें काम करके दोगे, हमारे जो हमने आपको लैंड प्रोवाइड किया उस पर काम करके दोगे, और हम आपको क्या देंगे, आप हमें मिलिट्री सर्विस दोगे, अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस दोगे, और हम आपको रिटर्न में प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। हम आपको रहने की, आपको इस टेरिटरी में सुख सुविधा हर तरीके की प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। बड़े तबके के लोग ये छोटे तबके को देंगे और छोटे तबके के लोग काम करेंगे, मिलिट्री सर्विस देंगे। क्योंकि मिलिट्री सर्विस जरूरी है, क्योंकि एक किंग तो है नहीं, बहुत सारे किंग और सबको एक दूसरे डर होगा कि भैया कोई हमारे राज्य में आके हमारा ना छीन ले। तो मिलिट्री सर्विस इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री सर्विस ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में किंग क्या है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बिलो द लेसर लॉर्ड्स वर द नाइट्स एंड द लेटर डिड नॉट हैव एनी वैसल अंडर वैसल्स हैं ये सब। इनको जो फ्यूडल लॉर्ड और लेसर लॉर्ड्स क्या है, ये वैसल्स कहलाते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स वैसल है, वैसल हैज मोर पावर देन लेसर लॉर्ड्स, ठीक है। वो किंग के जस्ट नीचे वैसल्स आते हैं, वैसल्स के नीचे नाइट्स आते हैं, नाइट्स आदि सोल्जर्स, वो क्या है, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। लेसर लॉर्ड्स के या फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे भी आ सकते हैं, लेसर लॉर्ड्स के भी नीचे आ सकते हैं कभी कभार। डायरेक्टली फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद भी आप नाइट्स वाला पार्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है। फिर वही वाला पोर्शन है, इनके बीच में वही कनेक्शन रहेगा। लेसर लॉर्ड्स नाइट्स को आपको लैंड देंगे, और वो उस लैंड पे किससे काम कराएंगे, यही वाला कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन नाइट्स के नीचे अब कोई नहीं आएगा, नाइट्स के नीचे कौन आएंगे, पीजेंट्स आएंगे, जो सबसे ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगे। नाइट्स उनसे काम कराएगा, उनसे पैसा लेकर वो ऊंचे तबके के लोगों को देगा, और नाइट्स बदले में उनको क्या देगा, प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। क्या है वो, सोल्जर्स है। एवरी फ्यूडल लॉर्ड एक्सेप्ट द नाइट वाज अ वेसल ऑफ हिज सुपीरियर एंड हिमसेल्फ एज अ लॉर्ड, हिमसेल्फ अ लॉर्ड एज वेल। मतलब हर फ्यूडल लॉर्ड, किंग से नीचे जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स आपको जितने भी लेवल देखने के लिए मिलेंगे, जितना बड़ा लैंड होगा उतना ही ज्यादा वो लैंड बढ़ता चला जाएगा इनटू लॉर्ड्स। तो फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत सारे हो, फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे लेसर लॉर्ड्स, लेसर लॉर्ड्स, लेसर लॉर्ड्स, आपको ऐसे काफी सारे देखने के लिए मिल सकते हैं जितने ज्यादा लैंड होगा, लैंड का एरिया होगा। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, हर फ्यूडल लॉर्ड सुपीरियर होगा और उसके नीचे वाला उसका सबऑर्डिनेट होगा। ये सबसे ऊपर किंग, फिर उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड फिर सुपीरियर हो जाएगा जब उससे नीचे एक और लेसर लॉर्ड होगा, फिर वो लेसर लॉर्ड सुपीरियर हो जाएगा अगर उससे नीचे एक लेसर लॉर्ड होगा। तो नाइट से नीचे, अब नाइट किसी से सुपीरियर नहीं है, अब नाइट एक सोल्जर है जिसके नीचे पीजेंट्स काम करते हैं, और पीजेंट्स तो सबसे ज्यादा नीचे हैं, वो सबसे इंफीरियर लेवल पे सबसे ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है, वो एक सर्फ की तरह काम करेंगे, वो एक स्लेव की तरह काम करेंगे, ठीक है। उन पे सबका हक है, उन पे सब कंट्रोल कर सकते हैं। द पीजेंट कंस्टिट्यूटेड द लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो सबसे नीचे तबके के लोग हैं पीजेंट्स, किसान। The bulk of the peasants consisted of serfs who were allowed to use the lord's land for cultivation on a set of conditions imposed on them by feudal lords. This relationship of duties and obligation of the serf for their master lord constituted the most important aspect of feudalism. तो सबसे नीचे सबसे बड़े अमाउंट में कौन है, किसान है, जो कि सर्फ यानी स्लेव्स की तरह काम करेंगे। उनका बेसिकली उनको कोई अधिकार नहीं है, उन वो जो काम कर रहे हैं, वो जो लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो सेट पीछे की उनकी एक कंडीशन है कि भैया उनको फ्यूडल लॉर्ड के लिए काम करना ही करना है, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस थोपी गई हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी ऑब्लिगेशंस हैं कि उनको यही जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन है ना पीजेंट्स की, यही फ्यूडलिज्म का बेस है, ठीक है। यही ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन के
दबाव तले उनको दबा दिया जाता है कि आपको ये काम करके देना ही देना है, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, छूट, कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ चीजें जो आप उगा रहे हो, जिस चीज को आप कल्टीवेट कर रहे हो, उसमें से कुछ अमाउंट आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, और आपको बदले में प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और बाकी सब कुछ जो है आपका काम, आपकी मेहनत, आपका मिलिट्री सर्विस, आपकी सारी चीजें, आपका हर तरीके की सर्विस, आपका रूल्स मानना, टैक्स पे करना, जितनी भी और अदर जितने भी आपके ऊपर बाउंडेशंस लगाए जाएंगे, वो सब आपको मानना पड़ेगा, और यही बेस है फ्यूडलिज्म के वर्क करने का। ठीक है, नीचे तबके के लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगा देना, और ऊंचे तबके को हर तरीके की सुविधा उसके थ्रू मिलना। ठीक है, यही है फ्यूडल लॉर्ड, और उसके फ्यूडल लॉर्ड और सर्व के बीच का कनेक्शन ही फ्यूडलिज्म का बेस है। जितना ज्यादा स्ट्रांगली आपके रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करेंगे, उतना ही स्ट्रांग आपका फ्यूडल स्ट्रक्चर होगा। तो हमने फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर को समझ लिया, हमने समझ लिया कैसा रिलेशन होता है, कैसी हायरार्किकल ऑर्डर होती है, कौन ऊंचे तबके पे है, कौन नीचे तबके पे है, कैसे हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है। ठीक है, लैंड इज द बेसिस, फीफ एस्टेट के बेस पे ही रिलेशन हो रहा है। ऊंचे तबके का बंदा नीचे तबके को कुछ लैंड दे रहा है, उस पर काम करवा रहा है, मिलिट्री सर्विस ले रहा है, बदले में उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, बाकी सारी चीजें नीचे तबके के लोगों को ऊपर तबके के लोगों को देनी है। ठीक है, इसी तरीके से रिलेशनशिप है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज डिफाइंड है, किसको क्या करना है। ठीक है, हर नीचे तबके का हर एक फ्यूडल लॉर्ड है, उसके नीचे कोई होगा तो वो लेसर लॉर्ड हो जाएगा, फिर अगर उसके नीचे कोई होगा तो वो उसका लॉर्ड हो जाएगा, फिर उसके नीचे कोई होगा तो वो ऊपर वाला उसका लॉर्ड हो जाएगा। और सारे हर लेवल पर यही रिलेशनशिप है जो हम सबसे ऊपर वाले में देखते हैं, किंग और वैसल के बीच का। सबसे नीचे पीजेंट है, पीजेंट को कोई अधिकार नहीं है, दे आर वर्किंग लाइक अ स्लेव, उनके पास कोई, दे डोंट हैव एनी राइट, ओके, उनके पास कोई राइट नहीं है, किसी तरीके का अधिकार उनके पास नहीं है। अब हम और थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में। क्या है, द पीजेंट्स डिड नॉट एंजॉय प्रॉपर्टी राइट्स एंड दे वर नॉट लीगली फ्री, दो दे वर गिवन द राइट टू यूज द लैंड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो क्या है भाई, हमने पढ़ा उनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो उनके पास प्रॉपर्टी का भी कोई अधिकार नहीं है, जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं वो भी उनका नहीं है, वो भी उनको सिर्फ दिया गया है काम करने के लिए, उससे जो चीजें मिलेंगी, यानी कल्टीवेशन के बाद जो चीजें आएंगी, उसका छोटा अमाउंट उनको अपने सेल्फ सस्टेनेंस के लिए दे दिया जाएगा, और बाकी सारा जो है फ्यूडल लॉर्ड के पास चला जाएगा। अगर उस फ्यूडल लॉर्ड के ऊपर कोई होगा तो उसके पास जाएगा, और एंड में सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो किंग के पास जाएगा। तो क्या है, पीजेंट्स क्या है, वो लीगली फ्री नहीं है, उनको कुछ कंडीशन पे ये लैंड दिया गया है, और वो कंडीशन, वो ड्यूटीज उनको पूरी करनी ही करनी है। फ्यूडलिज्म वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फीफ, फीफ के ऊपर बेस्ड है, लैंड के ऊपर बेस्ड है। फ्यूडलिज्म का पूरा कंसेप्ट ही फीफ यानी लैंड के ऊपर बेस्ड है। अगर लैंड नहीं है तो फ्यूडलिज्म का सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली। क्या रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है एक फ्यूडल लॉर्ड और उसके सर्फ या किंग या वैसल के बीच का, क्या रिलेशनशिप है, क्या बेस है, वो है उस फीफ, वो है लैंड। जो किंग वैसल को वैसल यानी फ्यूडल लॉर्ड अपने लेसर लॉर्ड को, लेसर लॉर्ड उससे नीचे तबके को, या नाइट जो है पीजेंट्स को, इस तरीके से क्या है बीच का उनका रिलेशनशिप का बेस क्या है, लैंड। द वर्ड फ्यूडलिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्यूड से आया है, फ्यूडल से आया है, और फीफ से आया है, जिसका मतलब होता है लैंड। दिस वाज अ फॉर्म ऑफ दिस वाज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी। द क्लासिकल फीफ वॉज अ पीस ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। क्लासिकल फीफ, जिस फीफ के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो फीफ क्या है, एक लैंडेड प्रॉपर्टी है, हेल्ड बाय अ वेसल फ्रॉम अ लॉर्ड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस। जो कि कैसे मिला है, वो लैंडेड प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जो ऊंचे यानी लॉर्ड है, उसने अपने वैसल को दिया है जो उसके नीचे काम करता है, और वो उस पे काम करके देगा लॉर्ड को, उससे जितनी भी चीजें मतलब जो भी आएगा रिटर्न, वो लॉर्ड के पास जाएगा बड़ा अमाउंट, और रिटर्न मिलिट्री सर्विस भी देगा, और रिटर्न में क्या देगा, लॉर्ड आपको प्रोटेक्शन देगा। द लॉर्ड एक्सरसाइज पावर इन फ्यूडल सोसाइटी बाय होल्डिंग कोर्ट फॉर देयर वेसल। अगर लॉर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कोर्ट तक में बुला सकता है वैसल को, अगर वैसल अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो।
The market demand of the feudal lords included luxury items, small in bulk but high in cost. The money needed to purchase them was obtained through rent. तो market demand मतलब भाई feudal lords जो है अब उनके पास पैसा है, क्योंकि वो हर तरीके से नीचे तबके के लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी फायदा है वो उनके हाथ में जा रहा है, तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ी हैं, वो महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, उनका मार्केट डिमांड जो है महंगी चीजों के लिए ज्यादा है। ठीक है, जो क्वांटिटी में तो कम है लेकिन कॉस्ट बहुत हाई है। लेकिन अब ये कॉस्ट कैसे बियर करते हैं? जो भी रेंट, जो भी पैसा वो वसूलते हैं नीचे तबके के लोगों से, अपने वैसल से, अपने पीजन से, अपने सर्फ से, वो सब कुछ वो अपने लग्जरी लाइफ को जीने में, एक ऑप्युलेंट लाइफ जीने में यूज कर देते हैं, महंगी चीजें खरीदने में। Now the decentralization of authority under feudal lord led to the imposition of obligation over the villages by the lord, such as forcing all inhabitants to grind their corn in lord's mill, bake their bread in his oven, and each time they did so they had to contribute a part of their product either in kind or in money. लेकिन अभी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, हम डेमोक्रेसी में भी डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉजिटिव डिसेंट्रलाइजेशन है। वहां नीचे तबका, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगर हम स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखते हैं, तो वहां क्या है? वहां पावर्स है। ठीक है, नीचे तबके के पास पावर्स है, सेंट्रल के पास ज्यादा है बट स्टेट के पास भी पावर है, स्टेट के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट के पास भी पावर है, पावर चाहे कम हो लेकिन पावर है। ठीक है, कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है। और दूसरा, जो सबसे नीचे यानी जो लोग हैं, जो सबसे बड़े अमाउंट में आते हैं, यानी कि हम लोग किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी के स्लेव्स नहीं है। हमारे लिए ये तीनों, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करिए हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए काम करिए, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, जो भी करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए करेंगे। लेकिन फ्यूडलिज्म में एग्जैक्ट अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ये एक तरीके से आपको एक तरीके का ऑपरेसिव डिसेंट्रलाइजेशन है। जो ऊंचे तबके का बंदा है वो नीचे तबके को हमेशा ही क्या करेगा? आपको, आपके साथ आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा। उसके पास ज्यादा हक होंगे, आपके पास बिल्कुल नहीं होंगे, आपके पास बिल्कुल राइट्स नहीं होंगे, जो नीचे तबके के लोग होंगे। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये क्या करती है? बहुत सारे ऑब्लिगेशंस को लगा देती है। किन पे? जो नीचे तबके के लोग हैं। वो क्या है कि भाई जो नीचे तबके के लोग हैं उनको, उनके ऊपर ये थोपा गया, उनको, उनकी ये ड्यूटी है कि अगर अपना कोई आटा या गेहूं या कुछ भी पिसवाना है तो किसके यहाँ पिसवाना है? लॉर्ड के मिल में जाके उसे पिसवाना है। अगर उसे ब्रेड बेक करनी है तो कहाँ करनी है? लॉर्ड के अवन में ही बेक करनी है। और जब जब वो ये काम कराएगा, उसको कुछ हिस्सा या तो काइंड में, यानी मतलब जो वो चीज बना रहा है या पिसवा रहा है, उसका कुछ हिस्सा लॉर्ड को देना पड़ेगा, या फिर कैश में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर वो सर्विस ले रहा है लॉर्ड से, कंपलसरी है, लॉर्ड से ही लेनी पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कहीं और नहीं जा सकते आप, लॉर्ड से ही लेनी है। और लॉर्ड को कुछ हिस्सा चाहे कैश में दो चाहे काइंड में दो, आपको वो देना ही देना पड़ेगा। सो ये और फैक्ट्स हैं, ये एक और स्ट्रक्चर को और बेहतर समझाएगा आपको फ्यूडलिज्म का, कि कितना ऑपरेसिव है ये सोशल सिस्टम। मतलब कि जो ऊपर हैं उनके पास बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो हर तरीके की सुख सुविधाएं, लेकिन जो नीचे तबके का बंदा है, यानी जो नीचे सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे है, हायरार्किकल ऑर्डर में जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, उसको रेंट, काम, कोई राइट नहीं है, हर चीज, हर तरीके के दिक्कतें उसको ही हैंडल करनी है। और लग्जूरियस लाइफ कौन जी रहा है? जो लॉर्ड्स है, जो किंग्स हैं, वो जी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको फ्यूडलिज्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।